टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम लोग अपने जो पबैट का सीरीज़ था उसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लास्ट जो मेजर टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत आपने रिक्रूटमेंट देखा है, उसके अंदर आपने ट्रेनिंग देखा है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, ग्रुप ए सर्विसेज कौन होती हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी सर्विसेज कौन होती हैं, और ग्रुप ए सर्विसेज जो होंगी वो किसके कंट्रोल में आएंगी, उनके लिए एग्ज़ाम कौन कराएगा, अथॉरिटी क्या होती है, एटसेट्रा, राइट। और ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हमारे आज़ादी के बाद आई थी या पहले थी, इसके बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी और समझनी चाहिए, ना केवल ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि वैसे भी इन चीज़ों को लेके बहुत मिथ है। जैसे वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा कि कुछ आपके भी जो मिथ्स होंगे इस टॉपिक को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं, राइट। तो जो ये सिविल सर्विसेज की शुरुआत होती है, तो पहले चीज़ सिविल सर्विसेज क्या है, कौन से सर्विसेज सिविल सर्विसेज हैं। तो एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस पीसीएस लोग समझते हैं। सिविल सर्विसेज आर द सर्विसेज अदर देन आर्म फोर्सेस रिलेटेड सर्विसेज आर सर्विसेज अदर देन डिफेंस सर्विसेज। वो सारी सर्विसेज जो डिफेंस सर्विसेज के अलावा होती हैं वो सारी की सारी आपकी सिविल सर्विसेज ही होती हैं। तो चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विस हो, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, चाहे वो आईएएस हो, राइट। ये सारी, चाहे वो रेलवे के सर्विसेज हों, वो सारी ही सिविल सर्विसेज में आ जाती हैं। तो सिविल सर्विसेज का अर्थ ये नहीं होता है कि आईएएस या पीसीएस क्या है, वे सारी सर्विसेज जो डिफेंस फोर्सेस के अलावा हैं वे सब क्या हैं, सिविल सर्विसेज। सिंपल मीनिंग, जो नागरिकों के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं दैट इज सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज जो है उनमें से फिर हम लोग ब्रॉड कैटेगरी करते हैं, वो 3 होती हैं, राइट। सिविल सर्विसेज में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 3 सर्विसेज आती हैं जो सिविल सर्विसेज के दायरे में आती हैं। तो उसमें से हमारा जो पहला हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा सेंट्रल सर्विसेज, और तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है, यानी आप जो काम करोगे वो इंडिया में कहीं भी काम करना पड़ सकता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। सेम चीज़ जो है वो सेंट्रल सर्विसेज के साथ में है कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं वो उस प्रोविंस या स्टेट तक सीमित रहती है। जैसे यूपी पीसीएस, तो आपकी जो जॉब रहेगी वो हमेशा यूपी में ही रहेगी। अगर एमपी पीसीएस, दैट मीन्स आपकी जॉब हमेशा एमपी में ही रहेगी। ये होगी ब्रॉड कैटेगरी। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में पहली बार ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई थी। तब भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो 9 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, 9 ऑल इंडिया सर्विसेज थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए, राइट, तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो सचिवालय व्यवस्था है, सेक्रेटरीट सिस्टम है, उसको उन्होंने रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने 9 सिविल सर्विसेज को हटा के कहा नहीं, इतने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम 2 ही ऑल इंडिया सर्विसेज रखेंगे, राइट। बाद में चल के ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में तीसरी ऑल इंडिया सर्विसेज बन गई। इसीलिए भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कभी अगर आपको यह लिखना चाहें तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसको कहीं यूज कर सकते हैं और वैसे भी जानना चाहिए। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है पहले 9 थी, लेकिन आज़ादी के बाद 2 सिविल सर्विसेज रखी गई। कौन कौन सी थी वो, उसमें एक आपका इंडियन सिविल सर्विसेज थी जिसे आईसीएस कहा जाता था, दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, राइट। इसी का नाम आगे चल के आईसीएस से बदल के क्या कर दिया गया, आईएएस कर दिया गया। और 1966 में तीसरी ऑल इंडिया सर्विस बनाई गई, दैट इज आईएफएस, इंडियन
फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 1966 में तीसरी ऑल इंडिया सर्विस बन गई। तो भारत में ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, राइट। और ये सारी के सारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, दीज आर ग्रुप ए सर्विसेज। कैसे सर्विसेज हैं ये? ग्रुप ए सर्विसेज हैं। इसी को हम लोग क्लास 1 ऑफिसर्स भी बोलते हैं। जिसे कहते हैं कि जो हमारा भाई है वो क्लास 1 ऑफिसर है, तो क्लास 1 ऑफिसर का मतलब क्या है कि वो या तो ऑल इंडिया सर्विसेज में है या सेंट्रल सर्विसेज में भी वो ग्रुप ए की सर्विसेज में है। फिर अब हमें समझना है कि इनकी और खूबियाँ क्या हैं। तो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा, कंट्रोल किसका होगा? तो ध्यान रखना है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो उस बॉडी का नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ग्रुप ए सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी है। फिर कंट्रोल कौन करता है इन सर्विसेज को? तो ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका अपॉइंटमेंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी स्टेट में भेजे जा सकते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे टोटल 25 कैडर हैं भारत में। सभी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका अपना कैडर नहीं है, टोटल 25 कैडर हैं। उसमें जो लेटेस्ट कैडर है वो आपका किसका है? तेलंगाना का है, राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं या ऑल इंडिया सर्विस हैं उनका जो डिसाइसिव कंट्रोल होता है, जो फाइनल कंट्रोल होता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो जो फाइनल कंट्रोल होगा वो आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल कंट्रोल होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल होता है, जो इमीडिएट कंट्रोल होगा वो जिस राज्य में काम करते हैं उस राज्य के अधीन काम करते हैं। तो ध्यान रखना है हमें क्या कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उनके 2 कंट्रोलर होते हैं। उनका जो इमीडिएट कंट्रोलर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट उस कैडर में जहां जो स्टेट उन्हें मिला है, लेकिन जो फाइनल कंट्रोल होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, राइट। ये हम समझ गए कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग किसमें? सेंट्रल सर्विसेज में। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सेंट्रल सर्विसेज में भी हमें क्या समझना है कि टोटल इंडिया में 60 सेंट्रल सर्विसेज हैं। भारत में कितनी केंद्रीय सिविल सेवाएं हैं? कितनी केंद्रीय सेवाएं हैं? 60। और जो सबसे लेटेस्ट है वो है इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। ये 60वें नंबर की सेंट्रल सर्विस है, ठीक। जैसे इसमें और क्या आ जाएगा? जिसमें इसमें आ जाएगा आपका IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जैसे इसमें आ जाएगा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इसमें आ जाएगा इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस, इसमें आ जाएगा इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जैसे हम लोग IAAS कहते हैं। और इसी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वाला जो व्यक्ति होता है वही आगे चल के क्या बन जाता है? कैग। तो कैग हम लोग समझते हैं कि कोई एक पोस्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे CAGI भी कहते हैं। वो कोई एक पोस्ट नहीं बल्कि उसमें करीब 43,000 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसके टॉप में कौन पहुंचेगा? हमेशा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से कोई पहुंचेगा, राइट। तो सबसे जो लेटेस्ट है वो कौन है? इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, राइट। ये 2016 में ऐड की गई है। यहाँ पर ये भी सारी सर्विसेज टोटल 60 हैं। कौन ये कैसे सर्विसेज होंगी? ये सर्विसेज भी आपकी ग्रुप ए सर्विसेज हैं। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो सेंट्रल सर्विस है, ना कि ऑल इंडिया सर्विस। तो ध्यान रखना है जो भारतीय विदेश सेवा है वो केंद्रीय सेवा होती है, ना कि अखिल भारतीय सेवा। ये भी सारी सर्विसेज कैसी हैं? ग्रुप ए सर्विसेज हैं। तो जो भी ग्रुप ए सर्विसेज होंगी उनका एग्ज़ाम कराने की जो बॉडी होगी वो कौन होगी? UPSC। तो कौन इनका एग्ज़ाम कराएगा? इनका जो एग्ज़ाम है वो UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा। और इसमें जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी केंद्रीय सेवाएं होती हैं उसमें एकमात्र नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है।
तो अब ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं उसमें केवल ग्रुप ए की ही सर्विसेज नहीं होती हैं, उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की भी सर्विसेज होती हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम यूपीएससी नहीं कराएगा, क्योंकि यूपीएससी केवल ग्रुप ए या क्लास 1 जो सर्विसेज होती हैं उन्हीं का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था है, दैट इज़ एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल सर्विसेज में आपकी जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज होती हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो सर्विसेज होती हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी कराता है। तो एसएससी से सिलेक्शन लेके आप उसी सचिवालयी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं जो आप यूपीएससी की एग्ज़ाम के थ्रू भी पहुंचते हैं, राइट। इसीलिए इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है। अगर हम आ जाएं अपनी जो तीसरी सर्विस है, दैट इज़ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। क्या है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कौन कराएगा? यहाँ पर जो एग्ज़ाम कराएगा वो कराएगा एसपीएससी, एसपीएससी एग्ज़ाम कराएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपी का है तो उसको बोलेंगे यूपीपीएससी, कमीशन का नाम क्या होगा? पीएससी। जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो पीसीएस होगा। जैसे यूपी पीसीएस तो कौन कंडक्ट कराएगा? यूपीपीएससी। बिहार पीसीएस तो कौन कंडक्ट कराएगा? बीपीएससी। एमपी पीसीएस तो कौन कंडक्ट कराएगा? एमपीपीएससी, राइट। इनका जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? ये जो कंट्रोल होगा वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का होगा। कौन सर्विसेज आ जाएंगी इसमें? जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। तो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में दोनों का जिक्र किया गया है। ओके, ठीक है। इनको किस जो हमके यूपीएससी के मेंबर होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? उनके हटाने के दो ही कारण हो सकते हैं। इनका जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, वो दो ही कंडीशन से लोग हटाए जा सकते हैं। वो क्या है? पहला आपका हो जाएगा मिसकंडक्ट और दूसरा हो जाएगा इनकैपेसिटी। और ये जो इनके हटाने का प्रोविज़न है, इट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 316, अनुच्छेद 316 में इनके हटाने के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह से हटाए जा सकते हैं। दो ग्राउंड हैं, कदाचार या अक्षमता, मतलब उन्होंने कुछ गलत कंडक्ट किया है इस आधार पे, या वो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कैपेबल नहीं है, राइट। इन्हीं दो आधार पे उनको हटाया जा सकता है। अब अगर हम इस ऑल इंडिया सर्विसेज में अपने वापस मेन टॉपिक में लौट के आएँ, तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, हमें ये भी जानना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जो आईएएस होता है ये आपका आता है अंडर डीओपीटी। ये किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। और ये किसके अंतर्गत आता है? जो डीओपीटी होता है ये आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है, पीएमओ के अंतर्गत आता है। और इसके मामले को देख रेख के लिए एक स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो सबसे ऊपर कौन होगा? पीएमओ। पीएमओ के नीचे कौन होगा? स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर के नीचे कौन होगा? डीओपीटी। ओके। आईपीएस में आ जाएं तो जो आईपीएस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, इसकी जो कंसर्न अथॉरिटी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो जितने आपके डीजीपी हैं, जैसे अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई वहाँ पे पंजाब में, तो जो पंजाब के डीजीपी हैं वो सीधे किसको रिपोर्ट करेंगे? पंजाब के डीजीपी हमारे होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, राइट। इंडियन फॉरेन सर्विस तो किसके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंतर्गत आ जाएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो हमें जानना चाहिए। कन्फ्यूजन जहाँ पर लोगों को ज़्यादा होता है कि वो कई बार समझते हैं कि इंडियन फॉरेन सर्विस आपकी ऑल इंडिया सर्विस है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो आपकी सेंट्रल सर्विस है, जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपकी ऑल इंडिया सर्विस है। अब बात आती है कि सेंट्रल सर्विसेज कौन होती हैं, राइट। सो ऑल दो सर्विसेज विच आर कंडक्टेड बाय आइदर यूपीएससी और एसएससी and they are group A, group B and group C services, and they are solely controlled by the government of India. There is no stake of state government.
ओके। अब हमको पता है कि हमारे जो 7 शेड्यूल है उसमें हमारे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट सिविल सर्विसेज इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल एंड कंकरेंट लिस्ट, यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली। तो उसी पावर को, वो पावर वहाँ से उन्होंने डिराइव करी और फिर हमारे केंद्र सरकार ने संघ सूची और राज्य सूची के विषय में सिविल सेवाएं बना सकती है, और हमारे जो राज्य सरकारें हैं वो जो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के विषय हैं उस पर वो अपनी सिविल सेवाएं बना सकती है। तो हमने इसका ब्रीफ समझ लिया, कौन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या काम होता है, कैसे हटाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा और जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि ये जो इसके मेंबर होते हैं यूपीएससी के, इनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या कंडीशन है। तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए बस इतना ही कंडीशन है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, राइट। एक शर्त है कि दे शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स इन द गवर्नमेंट जॉब। अगर 10 साल की उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली है, सो इट मेक देम एलिजिबल टू इंटर इन द टू बिकम द मेंबर आर चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी। ओके, कि 10 साल की सरकारी सेवा होनी चाहिए, नथिंग एल्स। दूसरा, जो यूपीएससी का चेयरमैन है या चेयरपर्सन है वो दोबारा चेयरपर्सन नहीं बन सकता। जो यूपीएससी का मेंबर है वो दोबारा यूपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन वो किसी स्टेट पीएससी का क्या बन सकता है, चेयरपर्सन। वो यूपीएससी का चेयरपर्सन बन सकता है। यानी यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए 2 क्राइटेरिया हमको ध्यान में रखना है कि आपको इसके मेंबर होने के लिए ज़रूरी है कि 10 साल सरकारी नौकरी आप किए हो, और कंडीशन क्या है कि आप इस पोस्ट, जिस भी पोस्ट पर अभी हैं, आप उसी पोस्ट पर दोबारा नहीं हो सकते, किसी और पोस्ट पे आप जा सकते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्रेडिट क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी? कौन कौन सी होती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, कौन कंट्रोल करता है, कौन नहीं करता है, कहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है, ये हमने इस टॉपिक पे देख लिया। आई होप आपको ये चीज़ें बेनिफिट देंगी। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, राइट, लेकिन ये है कि जो एफर्ट करता है उसको अप्रिसिएशन मिलता है। थैंक यू सो मच।